नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। प्रिज्म को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। प्रिज्म के बारे में आप थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। तो आपकी प्रीवियस स्टडी के आधार पर, बेसिस पर हम लोग बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो ग्लास से बना होता है, कांच से बना होता है, जो एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म होता है। ये आपका प्रिज्म है जो किसी भी आने वाली व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर हम इसको प्रिज्म को कंसीडर करें कि ये आपका प्रिज्म है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, किसी 3D स्ट्रक्चर है प्रिज्म का। इस तरीके से आप कभी भी प्रिज्म को आप देखेंगे तो ये A, B और C फ्रंट व्यू इसका एक ट्रायंगुलर शेप आपको दिखेगा। सामने से देखने पर एक प्रिज्म को आप A, B और C के फॉर्म में एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म पाएंगे। और अगर प्रिज्म का 3D स्ट्रक्चर आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे यहां पर कि A, B, C, D, E, F, इसके एजेस के बारे में बात करें तो ये एक सामने से एक ट्रायंगुलर शीट होती है और इसके ऊपर से और बगल से दोनों तरफ से हम लोग एक एक रेक्टेंगुलर शीट रख देते हैं। उसके पीछे से एक ट्रायंगुलर शीट और नीचे से भी एक रेक्टेंगुलर शीट। इसका मतलब 3 तरफ से ये रेक्टेंगुलर शीट से और 2 तरफ से ये आगे पीछे दोनों साइड से ट्रायंगुलर शीट से, ग्लास की ट्रायंगुलर शीट से कवर्ड एक क्लोज्ड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिज्म बना कैसे है। तो सामने से आपको एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ABC, पीछे से भी एक ट्रायंगुलर शेप की शीट दिखेगी जिसका नाम भी ABC ही आप समझ सकते हो। या इसको अगर हम रेक्टेंगुलर शीट का नाम देखें तो ये एक आपको रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है, इसका नाम है DBAE। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जो दोनों तरफ से इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से AEFC दोनों तरफ से ये रेक्टेंगुलर शीट से कवर्ड होता है। और नीचे से आपको मिलेगा एक रेक्टेंगुलर शीट BDFC। तो 3 तरफ से रेक्टेंगुलर शीट और आगे पीछे दोनों तरफ से ट्रायंगुलर शीट, ग्लास की ट्रायंगुलर शीट से बना हुआ एक फुल्ली कवर्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रिज्म। तो ये प्रिज्म का आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसका ये वाला प्लेन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेफ्रैक्टिंग प्लेन। ये आपका रेफ्रैक्टिंग प्लेन है या रेफ्रैक्टिंग सरफेस भी कह सकते हो आप, रेफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये भी आपका क्या है, रेफ्रैक्टिंग सरफेस है, रेफ्रैक्टिंग सरफेस। और सामने से देखने पर ये नीचे इसका आपको बेस मिलेगा, प्रिज्म का बेस है। इस वाले एंगल को, एंगल A को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो हो गया आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब भी आप किसी प्रिज्म को देखते हैं तो इस तरह से हम लोग उसके कंपोनेंट्स को नामकरण करते हैं, उसका नाम देते हैं। ये आपको फ्रंट व्यू, आपको प्रिज्म का फ्रंट व्यू आपको दिखाई देने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिज्म के फेनोमेना की, प्रिज्म की वर्किंग क्या है, क्यों हमने प्रिज्म को अपने रे ऑप्टिक्स के मेन टॉपिक में शुमार किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चा, प्रिज्म की क्या क्वालिटी है कि अगर इस पर कोई भी आप इंसिडेंट लाइट फॉल करवाओगे, जब भी कोई व्हाइट लाइट फॉल करेगी तो प्रिज्म इसको इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। ये होता है आपका प्रिज्म। सबसे ऊपर कौन होता है, तो इसको हम लोग एक फेनोमेना पढ़ेंगे आगे चलकर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो उसमें इसकी पूरी डीप स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि प्रिज्म की वर्किंग क्या है। तो कभी भी किसी भी व्हाइट लाइट को कोई प्रिज्म उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है और उसका पैटर्न क्या मिलता है, तो आप बोलोगे ऊपर रेड रहता है और नीचे वायलेट। तो प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इंसिडेंट व्हाइट लाइट को वो क्या कर देता है, उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। और उसका पैटर्न हमको स्क्रीन पर कैसा मिलता है, तो भैया आप जानते हो कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स से कंसिस्ट होकर बनी होती है। और इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है। और लैम्डा की मिनिमम वैल्यू किसके केस में होती है, आप बोलोगे वायलेट में। अच्छा, जिसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ज्यादा, या उसकी फ्रीक्वेंसी आप कहोगे, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसका मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम।
तो बिबिग्योर में जो स्क्रीन पर आपको पैटर्न मिलेगा, इसमें बिबिग्योर का फ्रीक्वेंसी वायलेट की सबसे ज्यादा होगी और वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम, जबकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम मिलेगी। यहां पर आपको इंटरमीडिएट कलर में कौन सा मिलेगा, तो आप बोलोगे इंटरमीडिएट कलर मिलेगा येलो का। अगर हम बात करें कि रेड और जो है वायलेट, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे, रेड की फ्रीक्वेंसी और वायलेट की फ्रीक्वेंसी का एवरेज निकालेंगे, तो पैटर्न के हिसाब से तो ग्रीन आना चाहिए, क्योंकि नीचे भी 3 कलर है, ऊपर भी 3 कलर है, तो ग्रीन आना चाहिए। लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करवाएंगे तो हम लोग ये फ्रीक्वेंसी जो आपको प्राप्त होगी वो येलो लाइट की वजह की कलर की होगी। तो येलो कलर इसका हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कलर। ये क्या है? इंटरमीडिएट कलर। इंटरमीडिएट कलर। ये तो आप बेसिक फंक्शन समझ लिए कि किस तरह से व्हाइट लाइट को कोई प्रिज्म उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। अब हम लोग एक रिलेशन ड्रा करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म को आप जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो और एंगल ऑफ डेविएशन को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। एंगल ऑफ डेविएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये आपका एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर जब भी कोई इंसिडेंट लाइट फॉल करती है, तो चूंकि ये आप जानते हो ये एयर है और एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 से रिप्रेजेंट करते हो, और ये ग्लास है तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2, और ये बगल में फिर एयर है तो μ1। एयर जो आपका रेयरर मीडियम है और ग्लास जो कि आपका डेंसर मीडियम है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आप जानते हो कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, आप बताइएगा जरा। रेयरर मीडियम से जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब हुआ कि जब ये इंसिडेंट रे ए बी सी, ये आपका एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ए बी इंटरफेस पर कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो ये इसका नॉर्मल होगा। इसको हम लोग n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इंसिडेंट रे इस जगह पर गिरी तो इसको सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसका मतलब ये वाली इंसिडेंट रे अब इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते से जाने लगेगी, ऐसे जाएगी, और सामने जाकर ये ए सी सेकंड इंटरफेस जो आपका सेकंड रेफ्रेक्टिंग सरफेस है उस पर ये फॉल करेगी। अब अगर ये लाइट रे रेफ्रेक्ट होकर यहां फॉल करेगी तो दोबारा से रेफ्रेक्शन होगा, क्योंकि अब रेफ्रेक्शन कहां होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, मतलब μ2 से μ1 की तरफ रेफ्रेक्शन होगा। इस केस में क्या होगा कि इस पर हम भी नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये वाला जब नॉर्मल इस पर ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि डेंसर से रेयरर में जाने वाली रेफ्रेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, तो ये यहां से अब क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रिज्म के बारे में समझ सकते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हम लोग I1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट फर्स्ट रेफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हम लोग इसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इंटरफेस या सेकंड नॉर्मल और रेफ्रेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली जो नॉर्मल और रेफ्रेक्टेड रे, या इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। फाइनल जो रेफ्रेक्टेड रे होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमर्जेंट रे। तो इस इमर्जेंट रे को आप कई बार बुक्स में ई से भी रिप्रेजेंट करता हुआ पाएंगे आप। तो इस तरीके से हम लोग प्रिज्म की वर्किंग को समझते हैं। व्हेन एनी इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ एनी प्रिज्म, देन इट डेविएट्स थ्रू इट्स पाथ एंड इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। एंड आफ्टर दिस, व्हेन दिस रेफ्रेक्टेड रे फॉल्स ऑन द सेकंड इंटरफेस ऑफ द प्रिज्म, then it always bends away from the normal and refracted towards the direction। अब इसको हम लोग मानते हैं कि ये पॉइंट P है। इस पहले पॉइंट पर इंटरफेस पर इस पॉइंट को Q1 कहते हैं, इस पॉइंट को R मान लेते हैं। ये रेफ्रेक्टेड रे फाइनल S है, इस पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर रहे हैं। अब इन दोनों रेफ्रेक्टेड रेज को अगर हम पीछे मिलाते हैं तो ये वाली जो इंसिडेंट रे थी वो जिस डायरेक्शन में जाने वाली थी, और इस रेफ्रेक्टेड रे को अगर पीछे मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को ही हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम देते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन को, जिसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है।
इसकी वैल्यू को, और ये जो आपका एंगल ए है ये क्या है आप जानते हो, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन हमको फाइंड करना है, डेल्टा और ए के बीच का रिलेशन। देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को ओ लिखा है, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पॉइंट। एक ट्रायंगल यहाँ आप देख पा रहे होंगे एम क्यू आर, ट्रायंगल एम क्यू आर। ट्रायंगल एम क्यू आर में आप देखेंगे तो ट्रायंगल एम क्यू आर का ये जो डेल्टा है ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल होगा। इसको आप ऐसे बना के देखेंगे तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल डेल्टा इन दोनों इंटरनल एंगल्स का सम होगा। क्योंकि आप जानते हो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। तो इस डेल्टा की वैल्यू इस वाले एंगल और इस वाले एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगी। इस दोनों एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखो जरा, ये इंसिडेंट रे है तो ये वाली पूरी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल कितना होगा, ये I1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये अगर I1 होगा तो इतना एंगल है R1, तो इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे I1 माइनस R1। अब सेकंड इंटरफेस पे देखते हैं, ये वाला पूरा रिफ्लेक्टेड एंगल है I2, और I2 से अगर हम R2 को निकाल देंगे तो ये वाला छोटा एंगल हमको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे I2 माइनस R2। अच्छा, I2 माइनस, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हमको मिल गई, तो डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू I2 माइनस R2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, I1 प्लस I2। यहां से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो बनेगा R1 प्लस R2। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। इसको इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल क्यू ओ आर। यहां पे दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल क्यू ओ आर। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ट्रायंगल क्यू ओ आर में आपको मिलेगा ट्रायंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब इसके आगे आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि AQOR, फिर से देखेंगे AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल U प्लस एंगल R, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एंगल Q और एंगल R, ये दोनों इन दोनों सरफेस पर AB और AC पर रेस्पेक्टिवली 90 डिग्री है, मतलब नॉर्मल फॉल कर रहे हैं। अगर नॉर्मल फॉल कर रहे हैं तो एंगल Q प्लस एंगल R, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल U इज इक्वल टू आपको मिलेगा 360 माइनस 180 डिग्री। फाइनली ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 180 डिग्री के। इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करिए। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, इन दोनों का RHS राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। यहां भी 180 है, यहां भी 180 है। इसका मतलब इसकी LHS भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब आगे देखते हैं, LHS इक्वल होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल O है। अब अगर ये O है आपका एंगल O, इन दोनों साइड्स में देखेंगे एंगल O और एंगल O दोनों तरफ इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शंस के हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। ये जो R1 और R2 में आपको रिलेशन मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिजल्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी प्रिज्म के दोनों इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, मतलब R1 और R2, इन दोनों का सम इस पूरे ट्रायंगल के एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। क्या मतलब हुआ, फिर से समझिए, R1 प्लस R2, ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड एंगल्स हैं, ये दोनों प्रिज्म के अंदर बने हुए हैं, इन दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। ये रिलेशन है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। अब हम लोग पॉइंट Q पर क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। अगला स्टेप है, पॉइंट Q पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1,
और इसका एंगल है I1। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आप मिलेगा μ1 इंटू साइन I1, μ1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पर देखो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है μ2 और अंदर रेफ्रेक्टेड एंगल कितना है R1। तो इन दोनों के बीच रिलेशन बनाओगे तो आप बनेगा μ2 इंटू साइन R1। ये आपको स्नेल्स लॉ मिल गया, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। अब यहां पर देखेंगे छोटी सी बात कि आप लोग जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू नियर अबाउट थीटा होती है, और ये थीटा नियर अबाउट किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे tan थीटा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये केस तब होता है जब थीटा क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 10 डिग्री। अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 10 डिग्री से कम है तो वो खुद का एंगल tan थीटा और sin थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 डिग्री से कम होने पर एंगल I1 की वैल्यू I1 हो जाएगी और साइन R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बोलोगे R1 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, तो बोलोगे μ1 I1 इज इक्वल टू μ2 R1, μ1 I1 इज इक्वल टू μ2 R1। यहां से अगर हम आपसे बोले I1 की वैल्यू बताइए तो आप बोलोगे μ2 अपान μ1 इंटू R1, और इस μ2 अपान μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं μ21 इंटू R1। फाइनल इक्वेशन I1 की आपको मिल गई μ21 R1। इसकी भी जरूरत आगे पड़ने वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है हमको। इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I2 देखेंगे अगर हम पॉइंट R पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखेंगे। अगर पॉइंट R पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी क्या, μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2। ध्यान से देखिए, अंदर क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μ2, इसके साथ रेफ्रेक्टिव एंगल क्या बना हुआ है R2, तो μ2 साइन R2 इज इक्वल टू, यहां क्या है रेफ्रेक्टिव एंगल, रेफ्रेक्शन इंडेक्स क्या है, तो μ1 है, और ये बगल में क्या है इसके साथ I2। तो इक्वेशन बना μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2। फिर यहां पर थीटा अगर बहुत छोटा है, थीटा कितना छोटा है, अगर 10 डिग्री से कम है तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होगी। तो इसका मतलब साइन थीटा की जगह पर हम लोग सिंपल थीटा पुट कर सकते हैं। तो इस साइन R2 की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, सीधे सीधे R2 इज इक्वल टू, यहां पर पुट कर सकते हैं साइन I2 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे I2 होगी। यहां से हम लोग अगर I2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमको मिलेगा μ2 अपान μ1 इंटू R2, और आप जानते हो μ2 अपान μ1 होता क्या है, तो आप बोलोगे I2 की वैल्यू मिलेगी μ21 इंटू R2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया है। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या थी, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के समय हमको मिला था डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब इन सारी वैल्यूज को मतलब I1 और I2 की वैल्यू और R1 प्लस R2 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। पुट करते हैं, पुटिंग दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलता है, डेल्टा इज इक्वल टू मिलेगा I1 की वैल्यू पुट करिए 2 μ1 इंटू R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है 2 μ1 इंटू R2, फिर क्या होगा माइनस R1 प्लस R2, हम लोगों ने अभी भी निकाला था R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल A होता है। इसका मतलब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A। अब एंगल A को हटा सकते हैं हम लोग, एंगल का सिंबल हटा के सिंपल एंगल A का नाम लिख देते हैं। यहां से हम लोग देखेंगे 2 μ1 हमको इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन मिलेगा तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2 μ1 को कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा R1 प्लस R2 माइनस A। अब फिर से देखेंगे R1 प्लस R2 की वैल्यू है A, तो क्या लिख सकते हैं 2 μ1 ब्रैकेट में A माइनस ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे माइनस A, यहां से दोनों में A कॉमन है तो फाइनली डेल्टा की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, अगर A कॉमन कर लेंगे तो अंदर मिलेगा 2 μ1 माइनस 1। अब अगर आपका फर्स्ट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है, एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1। अगर μ2 अपान μ1 में μ1 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1 एंड दिस इज द रिलेशन, सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार फिर से तेजी से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रिज्म कंसीडर किया आपने, यहां पर पहली इंसिडेंट रे आई, इसको हमने नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को I1 लिखा,
अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो ये इस रास्ते से ना जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और सीधे जाकर सेकंड रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी। इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर केस बदल जाएगा, यहाँ डेंसर से रेयर की ओर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो ये वाली लाइट रे एस डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगी। एंगल I1 I2 के इक्वल होगा, R1 R2 के इक्वल होगा। अब इस केस में हम लोग देखेंगे क्या, ट्रायंगल डेल्टा, ये डेल्टा की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमको फाइंड करना है तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इसको हम लोगों ने एक्सटर्नल एंगल का सम कर लिया है। दोनों इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी को ट्रायंगल की हमने लगा करके डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हमने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया। फिर हमने देखा ट्रायंगल QOR, ट्रायंगल QOR में हमको क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, क्वाड्रिलेटरल AQOR। इस AQOR तीनों का सम कितना होता है, आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, जबकि Q और R इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। ये दोनों अगर 90 हैं, A और O के सम में 360 से अगर 180 माइनस कर देंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी, आप ये यहां पर लिखा गया है एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों तीनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट Q पर, फर्स्ट इंसिडेंट इंटरफेस पर Q1 पर हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्नेल्स लॉ की μ1 sin 1 इज इक्वल टू μ2 sin I1। और साइन R1 और साइन I1 की वैल्यू को हम I1 और R1 पुट कर सकते हैं तब उस केस में जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10 डिग्री। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको फाइनल इक्वेशन मिल गई μ1 I1 इज इक्वल टू μ2 I2, और यहां से हमने I1 की वैल्यू फाइंड कर ली, ये है आपके पास, और इसी तरह से I2 की वैल्यू मिल गई। अब इन सारी वैल्यूज को हमने क्या करना है, डेल्टा वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके फाइनल डेविएशन हमको क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू A ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन।